चलिए, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। टारगेट एमपीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जूम मीटिंग के साथ में हम ये क्लासेस संचालित कर रहे हैं। यूट्यूब पर कुछ टेक्निकल इश्यू बना हुआ है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। और जैसे रिजॉल्व होगा हम यूट्यूब पर लाइव सेशन भी करेंगे, जहां पर हमारे पास समय की किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी भी नहीं होती है। लेकिन जब तक जूम मीटिंग पर आपकी क्लासेस होगी, 40 मिनट का हमें समय मिलता है, जिसमें हम 2-3 मिनट हमारा ऐसे ही जया हो जाता है क्लास सेशन को स्टार्ट करने के लिए। आज की क्लास के अंतर्गत हम इकोनॉमी के उस खंड की बात करेंगे जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत बचा हुआ पार्ट था। आज की क्लास में हमें मौद्रिक नीति समिति के बारे में भी चर्चा करना है। तो सर्वप्रथम मुझे आप ये लोग बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई इश्यू है तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए। क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही है? चलिए, थैंक यू। चलिए हम शुरू करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने मौद्रिक नीति के उपकरण की चर्चा स्टार्ट किए थे, और जहां पर हमने कल की क्लास तक मात्रात्मक मौद्रिक नीति के उपकरण को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में चयनात्मक मौद्रिक नीति यानी कि गुणात्मक मौद्रिक नीति की चर्चा करेंगे, यानी कि गुणात्मक मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से उस पर चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात मौद्रिक नीति समिति के बारे में भी आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्या आखिर मौद्रिक नीति में क्या चुनौतियां देखने को मिलती है, उसकी भी हम आज की क्लास में बात करेंगे। 2-3 बिंदु हमारे पास जिसको हमें आज की क्लास में कवर करना है। चलिए, मौद्रिक नीति के उपकरण। और मौद्रिक नीति के उपकरण में चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण। इस गुणात्मक उपकरण में 4-5 उपकरण की हम चर्चा करेंगे। पहले मैं हेडिंग डालकर यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर देता हूं कि वह कौन कौन से उपकरण है जो कि आपका गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत माने जाते हैं। एक होता है आपका न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण। ठीक है, न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण। यानी कि मिनिमम आपका मिनिमम लिमिटेशन और मार्जिन फिक्सेशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मिनिमम लिमिटेशन और मार्जिन मार्जिन फिक्सेशन। ठीक है, मिनिमम लिमिटेशन अभी नाम लिख लेते सारे। इसके बाद एक होता है आपका साख राशनिंग। क्या होता है? साख राशनिंग या क्रेडिट राशनिंग भी उसे कहा जाता है। साख या क्रेडिट राशनिंग। इसके बाद एक होता है नैतिक दबाव। ठीक है, साख राशनिंग या क्रेडिट राशनिंग, उसके बाद नैतिक दबाव, और फिर होगा इसमें आपका उपभोक्ता ऋण विनियमन। उपभोक्ता ऋण विनियमन। ठीक है, उपभोक्ता ऋण विनियमन यानी कि कंज्यूमर डेब्ट रेगुलेशन। और उसके बाद एक आ जाएगा आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन। प्रत्यक्ष कार्यवाही। क्लियर है? ब्लर वगैरह तो नहीं हो रहा है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा बैक कैमरा ऑन किया है आज, ताकि आपको बार बार ये ब्लर वाला जो इश्यू रहे वो शायद इसमें नहीं नजर आएगा ऐसा। ठीक है, लाइटनिंग का इश्यू रहेगा तो लाइटनिंग का भी हम करेंगे कुछ। ठीक है,
तो ये 5 बिंदु होंगे जिसके अंतर्गत हम चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण की बात करेंगे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण में आखिर किसकी चर्चा की जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि गुणात्मक या मात्रात्मक उपकरण की अगर बात किया जाए तो यहां पर यह देखा जाता है कि आरबीआई यहां पर मूलतः क्या करती है कि ऋणों की विभिन्न उपयोग के बीच भेदभाव करके ऋणों की दिशा को प्रभावित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई जो मौद्रिक नीति का अनुसरण करती है, यानी कि मौद्रिक नीति को बनाने का काम करती है, उसके लिए एक समिति है, उसकी चर्चा आज करेंगे हम। लेकिन मूलतः आप यह ध्यान रखिएगा कि मौद्रिक नीति निर्माण का कार्य आरबीआई कर रही है। और क्यों कर रही है कि मार्केट में मुद्रा की में स्थिरता लाना, यानी कि तरलता का समायोजन करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। अब जब विभेदकारी रवैया अपनाता है आरबीआई, तब जाकर किसका चयन करता है? गुणात्मक उपकरण का। मैंने कहा कि जैसे कि एक आपका कृषि क्षेत्र है और एक आपका शिक्षा क्षेत्र हो गया। क्लियर हुआ? अब ऐसा तो नहीं कि मुद्रास्फीति अगर आई है तो दोनों में ही आ गई, संभव है, लेकिन मैंने कहा कि अगर कृषि क्षेत्र में मुद्रास्फीति नहीं है, यहां पर इस सेक्टर में मुद्रास्फीति नहीं है, लेकिन शिक्षा में क्या है, यहां पर मुद्रास्फीति बनी है। यानी कि महंगाई कहां पर है? शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि में नहीं है। तो अगर आरबीआई आरबीआई बैंकों को बोलेगा कि आप एक काम कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में लोन की मात्रा या तो कम कर दीजिए या इसे खत्म कर दीजिए, और दूसरा ये बोलेंगे कि कृषि के क्षेत्र में आप लोन को या तो बढ़ा दीजिए या इसे जारी रखिए। यही होगा। जिस क्षेत्र में मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी हुई है तो उस क्षेत्र में आप सप्लाई चेन को बढ़ा सकते हैं, और एक एरिया ऐसा है जहां पर मुद्रास्फीति बनी हुई है तो उस क्षेत्र में आप लोन की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? किसी एक सेक्टर का चयन किया। तो ये क्या हो जाता है? आरबीआई की भेदभाव मूलक मौद्रिक नीति। आरबीआई की भेदभाव मूलक मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो भेदभाव मूलक कैसे नजर आ रही है? भेदभाव मूलक ऐसे कि हमने कहा कि किसी सेक्टर में लोन की मात्रा को नियंत्रित करना है, जहां पर मुद्रास्फीति की स्थिति निर्मित हो रही है, तो उस क्षेत्र में लोन यानी कि मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना है, तो उसके लिए आरबीआई जिस नीति या जिस उपकरण का प्रयोग करती है उसी को कहा जाता है चयनात्मक उपकरण। तो चयनात्मक उपकरण एक प्रकार का आरबीआई की भेदभाव मूलक मौद्रिक नीति का उपकरण है, जिसमें लोन की मात्रा को विशेष क्षेत्र में या आवश्यक क्षेत्र में वितरित करने से संबंधित यहां पर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग यह मात्रात्मक या चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण क्या है ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से उपकरण है जिसका इस्तेमाल करेंगे आरबीआई। तो सबसे पहले आपका न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण। अब इसमें क्या होता है, जब भी किसी को, ये समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला आपने नोट कर लिया, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिएगा अब, न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण। कोई एक पर्सन है, इस व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है। बताइए, ये लोन की आवश्यकता तो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा या फिर वाणिज्यिक बैंक के पास जाएगा? स्वाभाविक है कि यह वाणिज्यिक बैंक के पास जाएगा। और वाणिज्यिक बैंक के पास जाने की कंडीशन में ये गया कहां पर? बैंक के पास। ये बैंक का मतलब वाणिज्यिक बैंक। तो बैंक ने क्या कहा कि ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोन कितने का चाहिए आपको? तो बैंक ने कहा, इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 100 रुपए का लोन चाहिए। ठीक है,
तो बैंक ने इसको कहा ठीक है हम 100 रुपए का आपको लोन दे देंगे, लेकिन इस व्यक्ति को यहां पर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? गिरवी रखना पड़ेगा। इस गिरवी वस्तु की कीमत, ये जो गिरवी वस्तु होगी इसकी कीमत कितनी होगी? इस लोन की कीमत से ज्यादा होगी। क्या कहा मैंने? इस लोन की कीमत से, ध्यान रखना कीमत कैसी होगी? लोन के मूल्य से अधिक। क्लियर हुआ? लोन के मूल्य से अधिक कर दिया कीमत किसकी? गिरवी रखी हुई वस्तु की कीमत। यानी कि 100 रुपए का लोन चाहिए तो वह 100 रुपए से अधिक की ही होगी, 100 रुपए के बराबर भी नहीं, 100 रुपए से अधिक की कीमत होगी, तब जाकर इसको लोन मिलेगा। अब इस वस्तु की कीमत और लोन की मात्रा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी अंतर को बोला जाता है मार्जिन। क्या बोला जाता है उसे? मार्जिन। क्लियर है? अब आरबीआई ने क्या कहा कि इस मार्जिन को फिक्स किया जाए, या फिर जिस क्षेत्र में लोन ज्यादा वितरित हो रहा है उस क्षेत्र में लोन को नियंत्रित करना है, तो वहां पर क्या करेंगे? अब आप लोग बताएंगे मुझे, मैंने बता दिया आपको दोनों का अंतर कितना। कभी भी लोन की कीमत से वस्तु की कीमत कभी कम नहीं होगी। पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि 100 रुपए का लोन चाहिए तो आप ये नहीं कि 99 रुपए की वस्तु रख देंगे, कम में तो बिल्कुल नहीं। अब या तो ये रख सकता है 101 रुपए की वस्तु यहां पर, या फिर 200 रुपए की वस्तु यहां पर, यही होगा ना। या तो बैंक को क्या कहेंगे, या तो उसने 100 रुपए की कीमत की अगर वस्तु रखी तो लोन कम देना पड़ेगा थोड़ा। अगर इसने इसकी कीमत ही अगर 100 रुपए रख दिया, 100 रुपए की कीमत की गिरवी वस्तु रखी, तो यहां पर इसको 90 रुपए मिलेंगे, या तो लोन कम जाएगा। अगर इस मार्जिन दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपको? मार्जिन क्या होता है? लोन की कीमत और गिरवी रखी हुई वस्तु की कीमत के अंतर को ही मार्जिन कहा जाता है। ये इतना क्लियर है? अब आगे देखेंगे, इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस मार्जिन को कम ज्यादा कब किया जाता है और कम ज्यादा करने का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक चीजें स्पष्ट है? बताइए जल्दी से। न्यूनतम सीमा का बताऊंगा मैं, अभी मार्जिन का हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, दो चीज मैंने कहा अभी कि मार्जिन या तो कम या ज्यादा, तो उस ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर मार्जिन कम है और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, मार्जिन ज्यादा है। मार्जिन ज्यादा है का मतलब अधिक कीमती वस्तु आप रख रहे हैं, लोन कम वितरित कर रहे हैं, यही हो रहा होगा ना। यानी कि ज्यादा है मार्जिन का अंतर, यानी कि लोन का क्या हो रहा है, लोन की मात्रा कम है गिरवी वस्तु की तुलना में। और अगर मार्जिन कम है तो लोन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और जब लोन की मात्रा ज्यादा होती है तो तरलता क्या होगी, ज्यादा होगी मार्केट में। और अगर लोन की मात्रा कम है तो तरलता क्या होगी, तरलता कम होगी। तो कब मार्जिन को कम रखा जाता है, तो बताइए, तरलता को बढ़ाने के लिए। यानी कि कम तब किया जाता है मार्जिन को जब मार्केट में कैसी स्थिति निर्मित हो, मंदी की स्थिति। जब बाजार में मंदी होती है तब मार्जिन को कम रखा जाता है, और जब मार्केट में मुद्रास्फीति होती है तब मार्जिन को ज्यादा रखा जाता है, और ज्यादा रखकर लोन की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जिससे तरलता नियंत्रित हो जाती है। अब इसके बाद आगे तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तरलता ज्यादा होगी तो यहां पर निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जबकि यहां पर
निवेश कम होगा, रोजगार कम होंगे, नेशनल इनकम कम होगी, पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर बेहतर जीवन स्तर होगा, यहाँ पर जीवन स्तर प्रभावित हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को स्पष्ट है? फिर मेरा एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर कीजिएगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बात करें अब। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मार्जिन निर्धारण में क्या किया जाता है, कम कब किया जाता है, ज्यादा कब किया जाता है, और मार्जिन क्या होता है। अब एक बात आती है न्यूनतम सीमा। अब क्या होता है, जैसे कि बैंक है, बैंक के पास दो टाइप के व्यक्ति आते हैं, एक तो उद्योगपति और एक सामान्य किसान मान लीजिए। ठीक है। और बैंक इन दोनों पर क्या लगाती है? दोनों पर इंटरेस्ट लगाती है। लोन लेते हैं तो ब्याज देती है ना दोनों से। अब मन मर्जी का ब्याज ले सकती है बैंक। पता चला कि उद्योगपति को ज्यादा आवश्यकता है, उससे ज्यादा ब्याज ले लिया, या फिर अच्छा ग्राहक है, कम ब्याज दर पर उसको लोन उपलब्ध करवा दिया, और किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको अधिक ब्याज दर पर लोन दे दिया। यानी कि ग्राहकों को एक ही बैंक लोन वितरित कर रही है, तो इंटरेस्ट में अंतर है, दोनों में ब्याज दर अलग अलग है। तो इसके लिए आरबीआई ने कहा कि आप जो ये इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को न्यूनतम रख दीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट को न्यूनतम सीमा फिक्स कीजिए इसकी, चाहे उद्योगपति हो चाहे वो किसान हो। तो बस यही है कि वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि आप लोन वितरण के लिए जो ब्याज दर लगाते हैं, उस ब्याज दर की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कीजिए। उस न्यूनतम सीमा से ऊपर आप ब्याज दर नहीं रख सकते हैं, चाहे लोन लेने वाला कोई भी कस्टमर हो। तो उस सीमा का आप निर्धारण कर देंगे, तो उसी को कहा जाता है न्यूनतम सीमा निर्धारण, मिनिमम लिमिटेशन फिक्सेशन। ठीक है, वो भी निर्धारित हो जाता है। तो यही होता है आपका कि न्यूनतम सीमा को फिक्स करना है, चाहे आपके लोन लेने वाला व्यक्ति कोई भी हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो हमारा ये न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब बात आती है साख या क्रेडिट राशनिंग। अब ये क्या होता है साख राशनिंग, यानी कि क्रेडिट राशनिंग, इससे इस रूप में भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर क्रेडिट राशनिंग का मतलब यह है कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक की उपलब्ध ऋण राशि की ऊपरी सीमा को तय किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि अवांछित क्षेत्र में ऋण उपलब्धता को नियंत्रित किया जा सके। यानी कि साख राशनिंग या क्रेडिट राशनिंग का उपयोग कब किया जाता है कि अनावश्यक क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को रोककर आवश्यक क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना। इस उद्देश्य से क्या किया जाता है साख राशनिंग या क्रेडिट राशनिंग। किस क्षेत्र में कितना लोन देना है, किस क्षेत्र को कितना लोन देना है या कितना ऋण देना, इसका निर्धारण किया जाएगा। इसकी सीमा निर्धारित की जाएगी, इसकी भी सीमा निर्धारित की जाएगी। जैसे कि यह बताया गया था आरबीआई के द्वारा कि 41% आपको लोन देना है, किसको? एग्रीकल्चर क्षेत्र में।
ये फिक्स कर दिया कि 41% आपको लोन वितरित करना होगा किसानों को, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसानों। तो ऐसा अनावश्यक क्षेत्र में लोन को नियंत्रित करना और आवश्यक क्षेत्र में लोन के वितरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से क्रेडिट राशनिंग या साख राशनिंग किया जाता है। उम्मीद है कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ? अब बात आती है आपका नैतिक दबाव। नैतिक दबाव होता क्या है? अब नैतिक दबाव आपको तब समझ में आएगा अगर आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, समझ जाए कैसे। देखिएगा, ये आपका आरबीआई, ठीक है, थोड़ा इंक डाल देता हूं इसमें। इंक कहाँ रखी है मेरे पास? एक सेकंड रुकिएगा। देखिएगा, एक आरबीआई होगा ये आपका, आरबीआई, ये आपका बैंक, और इधर आपके कस्टमर। ठीक है, अब मैंने कहा कि बाजार में क्या है? माना कि बाजार में मंदी, क्या है? मंदी। या फिर एक काम कीजिए, बाजार में क्या है? मुद्रास्फीति है। क्या है? मुद्रास्फीति। इसका मतलब क्या है? मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है। ठीक है, मुद्रा का प्रवाह अधिक है, दिख रहा है आपको उधर? ठीक है, मुद्रा का प्रवाह अधिक है बाजार में। अब मुद्रा का प्रवाह अधिक है तो इस मुद्रा के प्रवाह को कम करना है। तो कम करना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो लोन जा रहा था और इसके बदले जो इंटरेस्ट मिल रहा था, इस इंटरेस्ट को क्या करना है अब? ये इंटरेस्ट जो मिल रहा था, इसको क्या करना है? बढ़ाना है। ये होगा ना? और बढ़ाने की किसने कही? आरबीआई ने कही। और कैसे कही? ऐसे ही नहीं, आरबीआई बैंक को लोन दे रहा था और इस तरफ जा रहा था क्या? रेपो लोन, रेपो रेट। ये लोन रेपो रेट पे जा रहा था, ये ब्याज दर ही तो है इसकी। तो आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है, क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये बैंक भी कम लोन लेगा आरबीआई से, इसकी मात्रा भी कम हो जाएगी जब ये अधिक होगा तो। वैसे ही इसकी मात्रा भी कम हो गई, क्यों? क्योंकि इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब कंज्यूमर, जो कस्टमर है, इसके पास में जो मुद्रा का प्रवाह है, यहां पर क्या हो जाएगा? प्रवाह कम हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर बाजार में तरलता के प्रवाह को नियंत्रित कर लिया। क्लियर हुआ? अब नैतिक दबाव कैसे बनाएंगे? अब क्या हुआ कि अब मार्केट में मुद्रा का प्रवाह नियंत्रित हो गया, लेकिन स्थिति इससे पलट गई। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के चक्कर में मार्केट में क्या आ गई? मंदी आ गई। क्या हुआ? मंदी आ गई। बात समझ में आ रही? यानी कि महंगाई थी और महंगाई के चक्कर में लोगों से पैसा खींच लिया, यानी कि लोगों के पास पैसा ही नहीं गया, प्रवाह को कम कर दिया। और प्रवाह को कम कर दिया तो लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा, और पैसा ही नहीं बचा, इसी स्थिति को तो कहा जाता है कि मंदी की स्थिति आ गई है। और मंदी की स्थिति आ जाती है तो आरबीआई फिर क्या करेगी? आरबीआई मंदी की स्थिति में इस रेपो रेट को पुनः क्या करेगी? पुनः कम करेगी। क्या कम? तो बैंक को ज्यादा से ज्यादा लोन मिलेगा, मतलब रेपो रेट को कम करने पर लोन बढ़ जाएगा, बैंक को लोन ज्यादा मिलेगा, या बैंक लोन ज्यादा लेंगे क्योंकि ब्याज दर कम है। अब आरबीआई को कम ब्याज दर देना पड़ेगा, उससे ज्यादा पैसा ले लेंगे हम। और ये ज्यादा पैसा लेकर अब किया क्या बैंक ने? बैंक ने तो लोन तो कुछ बढ़ाया भी नहीं और इस इंटरेस्ट को कम नहीं किया, कम नहीं किया। यानी कि रेपो रेट कम होने के बावजूद
इन्होंने अपने इंटरेस्ट को कम नहीं किया। क्यों? क्योंकि बैंक को अधिक लाभ मिल रहा होगा। तो बेचारा आरबीआई ने तो सोचा था कि मार्केट में मंदी आ गई थी, अब इस मंदी से निपटना था, तो मंदी से निपटने के लिए हमने तो रेपो रेट तो कम कर दिया, लेकिन बैंक ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट को कम नहीं किया। तो क्या यह आरबीआई अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बैंक जब तक कस्टमर को कम इंटरेस्ट पर लोन उपलब्ध नहीं करवाएगी, मंदी से कैसे काबू पाया जाएगा? तो बस इसी स्थिति के लिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दिशा निर्देश देती है या उस पर नैतिक दबाव बनाती है कि आप रेपो रेट के अनुसार काम कीजिए। दिशा निर्देश भी देती है कि आपको रेपो रेट के अनुसार अपनी इंटरेस्ट को कम ज्यादा करना होगा, तभी हमारे मौद्रिक नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस पर नैतिक दबाव कैसे बनाया जाएगा? आपके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा, या फिर आपको आरबीआई के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। ऐसे नैतिक दबाव इसके ऊपर बनाए जाते हैं। तो नैतिक दबाव का डर दिखाकर इनको कहा जाता है कि आप रेपो रेट के अनुसार अपनी ब्याज दर को ऊपर नीचे करना होगा। ऐसा नहीं कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाते समय ने तो आपने बढ़ा दिया क्योंकि आपको फायदा मिलेगा। ब्याज दर बढ़ाते समय तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचा, आपने तुरंत बढ़ा दिया, और जैसे कम करने की बारी आई तो आप तो वहीं पे स्टेबल हो गए, नीचे आए नहीं। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि नैतिक दबाव ऐसी कंडीशन पर बनाया जाता है। अब आप ये तो नहीं सोचते सर लिखेंगे कैसे इसे? कितने लोगों को समझ में आ गया और कितने से स्टूडेंट है जिनको ये भी पता चल गया कि हाँ सर समझ में आ गया कि हमें नैतिक दबाव में आखिर लिखना क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आप इसे थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कमेंट कीजिए जल्दी से। वेरी गुड। और बताइए। अच्छा, नहीं कर पाएंगे? ठीक है, बता देते हैं। नैतिक दबाव हेडिंग डालेंगे और कहेंगे वहां पर कि आरबीआई अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रेपो दर में परिवर्तन करती है। इसके लिए वाणिज्यिक बैंकों पर भी नैतिक दबाव बनाकर उन्हें अपने ब्याज दर में परिवर्तन करने के लिए मजबूर करती है, ताकि आरबीआई मार्केट में तरलता के उद्देश्य को प्राप्त कर सके या तरलता का समायोजन कर सके, अर्थात मुद्रास्फीति हो या मंदी की स्थिति हो, इस प्रकार के उद्देश्यों से निपट सके। इसीलिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों पर विभिन्न प्रकार के नैतिक दबाव बनाती है, जैसे कि लाइसेंस को रद्द कर देना, ओवरनाइट लोन जैसी सुविधा को बंद कर देना, और रेपो रेट पर जो ब्याज दिया जा लोन दिया जाता है उस लोन को कम कर देना या लोन देना ही नहीं, जोखिम के समय बैंक की मदद ना करना। इस प्रकार के कई सारे नैतिक दबाव आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों पर बनाए जा सकते हैं, यदि वह वाणिज्यिक बैंकों की मौद्रिक नीति में परिवर्तन के अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती है तो। क्लियर हुआ? यही बात इसमें बस। क्लियर हो गया यहां तक? 10 मिनट के बाद आपकी क्लास ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आपका उपभोक्ता ऋण विनियमन। ठीक है। तो उपभोक्ता ऋण विनियमन में क्या होता है? ये ऐसी पद्धति है इसके द्वारा उपभोक्ता की ऋण आपूर्ति और उसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि इस पद्धति के तहत किस्त राशि, ऋण की अवधि, डाउन पेमेंट आदि की राशि को तय किया जाता है। आप इसमें नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं, आप लोग लिखते जाइएगा। इसमें लिखवा रहा हूं मैं। उपभोक्ता ऋण विनियमन में क्या होगा, इसमें लिखिएगा कि इस पद्धति के द्वारा उपभोक्ता को इस पद्धति के द्वारा उपभोक्ता को ऋण आपूर्ति ऋण आपूर्ति तथा उसके परिणाम स्वरूप ऋण आपूर्ति तथा उसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। इस पद्धति के तहत, आगे लिखिएगा, इस पद्धति के तहत ऋण की राशि ऋण की राशि
ऋण की अवधि, ऋण की राशि, ऋण की अवधि, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जब भी आप कोई किस्त बनवाते हैं तो कुछ पैसा पहले जमा करना होता है, उसको डाउन पेमेंट बोला जाता है। डाउन पेमेंट आदि की राशि को तय किया जाता है, आदि की राशि को तय किया जाता है। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही में लिखना, प्रत्यक्ष कार्यवाही हेडिंग डालिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही। आरबीआई, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुरूप, आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुरूप वाणिज्यिक बैंक यदि कार्य नहीं करती हैं, आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार या दिशा निर्देश के अनुरूप यदि वाणिज्यिक बैंक कार्य नहीं करती है तो आरबीआई उन्हें निम्न प्रकार से दंडित कर सकती है, निम्न प्रकार से दंडित कर सकती है। लिखिएगा, रेपो लोन उपलब्ध नहीं कराएगी, रेपो लोन उपलब्ध नहीं कराएगी, ओवरनाइट लोन उपलब्ध नहीं कराएगी, लाइसेंस रद्द कर देगी, लाइसेंस रद्द कर देगी। बस हेडिंग डालिएगा मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति के लिए आपका जो आरबीआई एक्ट है 1934, यही आरबीआई एक्ट, इस एक्ट में 2016 में संशोधन हुआ, 2016 में संशोधन किया। और संशोधन करके इसमें एक धारा जोड़ी गई, 45ZA। कौन सी धारा? 45ZA। ठीक है। तो इसमें एक धारा को ऐड किया गया, और धारा कौन सी हो जाएगी आपकी? ये 45। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं इसमें। यस, 45ZB, सॉरी ZB है, ठीक है, 45ZB ये धारा जोड़ी गई। और इस धारा में क्या कहा गया कि केंद्र सरकार बाजार में मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करेगी। ठीक है, कि बाजार में मुद्रा की स्थिरता यानी कि तरलता के समायोजन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? वो मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दिया है, अनुच्छेद ZB। ठीक है, 3 मिनट के बाद आपकी क्लास ऑफ भी हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से करते हैं। तो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने की बात कही। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मुद्रा की स्थिरता, तरलता का समायोजन। वो सारे उद्देश्य लिख सकते हैं जो हमने मौद्रिक नीति के उद्देश्य में लिखे थे। ठीक है, तो ये 6 सदस्य कौन से होंगे? 6 सदस्य निकाय। ठीक है, अध्यक्ष कौन होंगे? आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, एक सदस्य या उपाध्यक्ष
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, ठीक है। उसके बाद एक और सदस्य होंगे, ठीक है। एक सदस्य, 3 सदस्य सरकार के द्वारा नॉमिनेट होंगे और एक सदस्य होगा केंद्रीय बोर्ड के द्वारा नामित एक बैंक का अधिकारी। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी। और 3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत। लेकिन ये कौन होंगे? अर्थशास्त्री। ये कौन होंगे? अर्थशास्त्री। और ये जो समिति आपके मौद्रिक नीति समिति, 4 बैठक न्यूनतम, न्यूनतम 4 बैठक इन 1 ईयर, एक वर्ष में 4 बैठक करेगी। तो ये थी आपकी मौद्रिक नीति समिति की प्रमुख बातें, ठीक है। और इसका एक और उद्देश्य आप ये लिख देना कि मुद्रास्फीति की दर को भी नियंत्रित करना है, मुद्रास्फीति, और कितना रखना है? 2 ± 4, यानी कि अधिकतम 2 और न्यूनतम 2 और अधिकतम 6, मुद्रास्फीति 2 ± 4, इसके बीच होना चाहिए आपकी मुद्रास्फीति। तो इसको भी नियमित करने के काम कौन करेगी? आपकी मौद्रिक नीति समिति। क्लियर हुआ यहां तक? अब ये आपका मौद्रिक नीति समिति हो जाता है। अब एक हेडिंग और बच जाता है आपका, जिसमें अपन इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं उसकी बात कल की क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए साथियों, यहां तक का आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, कल टेस्ट रहेगा, अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद।